इस खूबसूरत और रोमांटिक ड्रामा की शुरुआत में हम लोग मेन कपल को देखते हैं। फीमेल लीड दिन जॉन बेड पर सो रही थी। जो ई उसका हस्बैंड आता है उसका केयर करने के लिए। वो हमसे कहता है पूरी दुनिया को पता है कि हम दोनों एनिमी हैं, लेकिन ये सिर्फ मुझे पता है कि पिछले 15 सालों से मेरा क्रश है दिन जॉन पर। इसी वजह से मैं उसे अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। इसके बाद कहानी कुछ दिन पहले जाती है, जहाँ पर कि एक मॉर्निंग दिन जॉन की नींद खुलती है। वो देखती है, एक मिनट, कल उसने मेल मॉडल बुक किए थे। उस मेल मॉडल की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो मुझे किडनैप कर रहा है। उसने लिटरली मेरे हाथ बंधे हुए हैं। तभी सामने जो एक कमरे में एंट्री लेता है। देंग जॉन उसे देख करके सोचती है, शायद मुझे कुछ ज़्यादा ही चढ़ गया है। ये मेरा एनिमी जो ई यहाँ क्या कर रहा है। जो ये उसे गालों पर पिंच करके उसे जगाता है। देंग जॉन को जब होश आता है, एक मिनट, वो कुछ सपना नहीं देख रही है, वो तो सच में जो ई है। तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है। आखिरकार वो उसके कमरे में क्या कर रहा है और उसने उसे इस तरीके से क्यों बांध करके रखा हुआ है। उसने उसके साथ कल रात क्या किया, क्या उसने उसका फ़ायदा उठाया। जो ई फ्लैशबैक में दोंग जुआन को याद दिलाता है। फ़ायदा देंग जुआन ने उठाया है, ना कि जो ई ने। देंग जुआन बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी और जो ई उसे संभालते होटल के कमरे में लेके आया था, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि नशे की हालत में देंग जुआन कुछ गलती कर बैठे। लेकिन देंग जुआन यहाँ पर जो ई को एक खूबसूरत मेल मॉडल समझ करके उसे बाइट कर लेती है। पूरी रात उसने जो ई को जगाए रखा था। उन्हीं चीज़ों को दिखाते हुए यहाँ पर जोई देंग जॉन को कह रहा था, अब तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है। कल रात मेरा फर्स्ट नाइट था। अब तुमने जब मेरा फ़ायदा उठाया है तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगा। देंग जॉन उसे कहती है, ड्रामा मत करो, मेरा भी फर्स्ट नाइट था और हम दोनों एडल्ट हैं। इस छोटी सी बात को लेकर के शादी भला कौन ही करने वाला है। जोई कहता है, तुम्हें तो मुझसे शादी करनी पड़ेगी, वरना मैं जाकर के पेरेंट को बता दूंगा किस तरीके से कल पूरी रात तुमने मुझे जगा करके रखा हुआ था। देन जॉन उससे शादी ना करने का बहाना करते हुए जोई को लेकर के कमरे से बाहर निकल रही थी। तभी वहाँ पर जोई के मॉम डैड आ जाते हैं। वो उन दोनों को साथ में देख करके काफ़ी खुश हो जाते हैं। असल में जोई ने देंग जुआन को अपने घर लेकर के वो गया हुआ था। थोड़ी ही देर में देंग जुआन के पेरेंट को भी बुलाया जाता है। वो दोनों ही अमीर थे और उन दोनों के पेरेंट को उन दोनों के रिश्ते जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। देंग जुआन ने तो एक्सपेक्ट किया था कि जोई कम से कम इस रिश्ते को मना करेगा, क्योंकि बचपन से लेकर के आज तक वो दोनों सिर्फ टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते ही आए हैं। लेकिन जो ही देंग जुआन से कहता है, भला मैं मना क्यों करूं, बेहतर है ना कि जब हम किसी को जानते हैं उस इंसान से शादी करना। ऊपर से मेरे पेरेंट मुझे फोर्स कर रहे तो मैं तो देखे रहे। नहीं नहीं, मैं मना नहीं करने वाला हूँ। देंग जुआन कहती है, तो फिर ठीक है, मैं मना करती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे किसी हालत में शादी नहीं करने वाली हूँ। ये कहते हुए वो वहाँ से निकल जा रही है। उसके पेरेंट थोड़ा परेशान होने लगते हैं तो जोई उन्हें काम डाउन करते हुए कहता है, डोंट वरी अंकल आंटी, डोंट वरी मॉम डैड, मैं देंग जुआन को अच्छे से जानता हूँ। मैं उसे कन्विंस कर ही लूँगा खुद से शादी करने के लिए। वो अपनी मस्त मीटिंग छोड़ करके देन जुआन को फॉलो कर रहा था। देन जुआन एक अपना प्राइवेट विला में गई हुई थी, जहाँ पर कि वो मस्त मसाज ले रही थी। तभी जो ही वहाँ पहुँच जाता है। देन जुआन को इस बारे में नहीं पता था कि जोई यहाँ पर आया हुआ है। वो उससे बात करने लगती है और बातों बातों में वो जोई की ही बुराई कर रही थी कि वो बंदा सोच कैसे सकता है कि मैं उससे शादी करूँगी। बचपन से लेकर के आज तक हम दोनों सिर्फ लड़ते ही आए हैं। वो सिर्फ मुझे परेशानी करते आए हैं। कितना वो रूथलेस है, और मैं ऐसे इंसान से शादी तो किसी हालत में नहीं करने वाली हूँ। जोई की जैसी ही वॉइस उसे पता चलती है, देंग जुआन यहाँ पर जोई पर गुस्सा करते हुए कहने लगती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, कहीं तुम सच में कोई पावर तो नहीं हो, तुम वापस से मेरे पीछे आ गए। इस बात पर जोई उसे कहता है, 5 मिनट में मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, चुपचाप बाहर आ जाना। जैसे कि देंग जुन उसकी बात मानने वाली थी, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो होटल के दूसरे रास्ते से वहाँ से खिसक लेती है। इधर जॉय को ये बात पता चलता है, वो वापस से उसे फॉलो कर रहा था। देंग जुआन को एक ऑक्शन पार्टी दिखता है, जहाँ पर कि ज्वेलरीज का ऑक्शन होने वाला था। देंग जुआन को ज्वेलरीज बहुत ही पसंद थी, तो वो उस ऑक्शन में पहुँच जाती है, जहाँ पर कि वो जिजी नाम की एक गर्ल से मिलती है। वो जिजी क्लास टाइम से ही जोई के पीछे पड़ी हुई थी।
और वो देंगजुआन पर गुस्सा करती है क्योंकि वो जानती थी जोई कहीं ना कहीं देंगजुआन को पसंद करता है, लेकिन वो देंगजुआन को रीजन ठहराती थी कि वही जोई के पीछे पड़ी रहती है। तभी वहाँ पर जोई आ जाता है और जीजी का कहना था तुम्हें पता था कि जोई यहाँ पर आने वाला है, इसी वजह से तुम यहाँ आई ना। देंगजुआन हंसते हुए कहती जाओ जाओ अपनी जोई गागा के पास जाओ। फिर जीजी जैसे ही जोई से बात करने के लिए जाती है तो उसे लिटरली इग्नोर करते हुए दूसरे टेबल पर जाकर के बैठ जाता है। ऑक्शन स्टार्ट होता है। जीजी जानबूझ करके देंगजुआन के पास जाकर के बैठती है। जैसे ही देंगजुआन एक ज्वेलरी बाई करना चाहती है, महंगी करा देती है प्राइस जीजी उसे, बट स्टिल देंगजुआन काफ़ी अमीर थी और वो उस ज्वेलरी को ख़रीद लेती है। लेकिन जब पेमेंट करने की बारी आती है, देंगजुआन जैसे ही पेमेंट करती है तो उसे पता चलता है उसके मॉम डैड ने उसके कार्ड को ब्लॉक करा दिया है। अब वो लोग चाहते थे कि उसकी शादी जोई से हो जाए, इसी वजह से जो देंगजुआन को मजबूर करने के लिए उन लोगों ने उसके कार्ड को ही ब्लॉक कर दिया था। अब देंगजुआन सोच रही थी कि उसने अपना इमेज दांव पर लगा के रखा हुआ है। ऊपर से बिडिंग का रूल होता है कि जब आप किसी प्राइस को फिक्स कर देते हैं तो आपको वो पेमेंट करना ही पड़ता है। अब देंगजुआन क्या करे, उसके पास फ़िलहाल तो असल में पैसे थे नहीं। वो अपने दोस्तों को कॉल करती है, लेकिन उसके दोस्त बहाना कर देते हैं कि असल में उनके पास पैसे हैं ही नहीं कि वो लोग देंगजुआन को उधार दे सकें। अब देंगजुआन चारों तरफ नज़र दौड़ाती है कि वो किससे हेल्प ले सकती है। उसकी नज़र जोई पर जाती है। जानती थी कि अपनी इमेज बचाने के लिए उसे जोई का ही हेल्प लेना पड़ेगा, तो वो जोई के पास जाती है और उसे रिक्वेस्ट करती है क्या वो उसे 30 मिलियन उधार दे सकता है। इस बात पर वो उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तुम्हें तो पता है ना कि मेरी यही एक शर्त है। अब देंगजुआन के पास फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं था। अपनी इमेज बचाने के लिए वो यहाँ पर जोई की बात मान जाती। यहाँ पर जीजी जोई से कहने लगती है तुम तो देंगजुआन से नफरत करते थे, फिर तुम उसकी हेल्प क्यों कर रहे हो। जोई से कहता है ये मेरा पर्सनल मैटर है। असल में हम लोग देखते हैं कि जोई ने ही देंगजुआन के दोस्तों को मना किया था वो लोग देंगजुआन को पैसे उधार न दें। उनके दोस्तों में जो लड़का था ना वो जानता था जोई देंगजुआन को प्यार करता है और वो उससे शादी करने का प्लान कर रहा है। लेकिन जो देंगजुआन की लड़की फ्रेंड थी असल में उसे इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। जोई ने ये प्लान किया था ताकि देंगजुआन मजबूरी में उसकी बात मान करके उससे पैसे लेने के लिए आए। प्लान के हिसाब से अगले दिन जोई और देंगजुआन डेट पर जाती है, जहाँ पर कि जोई ने काफ़ी खूबसूरत सेटअप कर रहा था। फ्लैशबैक में उसे देंगजुआन से प्यार हो गया था, वो इन चीज़ों को याद कर रहा था। देंगजुआन को तो इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। वो जोई को अपने एक अच्छे दोस्त की तरह ही मान रही थी। इधर जीजी अब भी जोई के पीछे पड़ी हुई थी। वो उसे और देंगजुआन को साथ में देख लेती है और उससे काफ़ी जेलसी होने लगता है। वो दिमाग लगाती है उन दोनों को अलग कैसे करना है। शाम में देंगजुआन जोई के साथ क्लब जाती है। वो उसे अपना एंजॉय करने के लिए बोलती है और वो खुद अपने लिए बहुत सारे मेल मॉडल्स बुक की थी। असल में उसकी दोस्त ने उसके लिए मेल मॉडल्स बुक किए थे। तभी जोई नोटिस करता है कि जीजी यहाँ पर आई हुई है। जीजी जब देखती है कि देंगजुआन यहाँ पर मेल मॉडल बुक करने के लिए आई है तो उसे कहती है ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हारे एक्सपेंस उठाने वाली हूँ, लेकिन आज रात तुम जोई के साथ नहीं रहोगे। देंगजुआन कहती है हाँ ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीजी जोई के साथ रहने का प्लान कर रही थी। वो वेटर को ड्रिंक को टैम्पर्ड करने का ऑर्डर दे देती है। जोई ये चीज़ देख लेता है और वो कैसे भी करके यहाँ पर उस ड्रिंक को चेंज कर देता है। ड्रिंक अपने जगह पर पहुँचाया जाता है। जीजी को तो ऐसा लग रहा था कि असल में देंगजुआन को इस बारे में पता ही नहीं है। देंगजुआन नॉर्मली अपना ड्रिंक कर लेती है। जोई ने तो पहले ही चीज़ों को चेंज कर दिया था। देंगजुआन को थोड़ा नशा यहाँ पर होने लगता है। वो वहाँ से बाहर निकलती है तो जोई उसे संभाल लेता है और उसे वहाँ से लेकर के जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थी। बेचारा जोई देंगजुआन को जैसे तैसे करके वहाँ से लेके जा रहा था। इधर जीजी एक मोटू से आदमी से टकराती है। वो उस दवा के इन्फ्लुएंस में थी तो वो उस आदमी को खुद होटल के कमरे में उसे जोई समझ करके ले करके जाती है इंटीमेट होने के लिए। इधर दूसरे कमरे में जोई जो कि देंगजुआन का ख्याल कर रहा था उससे सीधे शादी करने के लिए बोलता है। देंगजुआन उसे कहती है देखो आई नो कि मुझे तुमसे आज नहीं तो कल शादी करना ही पड़ेगा, लेकिन मेरा
एक शर्त है, अगर तुम वो मानोगे तो मैं ज़रूर ही तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जोई कहता है ठीक है, तो बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। देंग जुआन उसे एक मस्त नेकलेस पहनने के लिए देती है जो कि मेल मॉडल्स पहना करते थे और वो लोग काफ़ी हॉट लगते हैं। वो जोई को पहन करके आने के लिए बोलती है और अपने एब्स दिखाने के लिए बोलती है। जोई देंग जॉन से शादी करने के लिए छोटी सी बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है। वो मस्त मस्त वाले उसके एब्स को टच कर रही थी, इतना हॉट ही वो लग रहा था। देंग जॉन को वो कहता है तो अब हम कल अगली सुबह शादी का सर्टिफिकेट लेने चलेंगे। देंग जॉन इस बात के लिए हाँ कह देती है। वहीं दूसरी तरफ जीजी की आंख खुलती है तो वो अपने साथ इस मोटू से इंसान को देख करके बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। उसे डांटते हुए वहाँ से जाने के लिए कहती है। डॉक्टर को कॉल करके अपना फुल बॉडी ट्रीटमेंट जो है अपॉइंटमेंट लेती है, क्योंकि उसे डर था कि उसने किसी स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड किया है, कहीं उसे कोई बीमारी ना हो जाए। अब जैसा कि शर्त लगा था, देंग जुआन को जोई से शादी करना ही पड़ता है। शादी का सर्टिफिकेट लेने के बाद जोई वो सर्टिफिकेट अपने पास रख लेता है। देंग जुआन को खुश करने के लिए अपना बैंक कार्ड दे देता है और कहता है जैसे खर्च करना है तुम कर सकती है। देंग जुआन को वही तो चाहिए था और वो सुपर डुपर एक्साइटेड हो जाती है इस चीज़ के लिए। जोई ने उसे इतने सारे पैसे दे दिए थे। देंग जुआन को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे बुलाती है। वो जोई से कहती है कि आज वो अपनी फ्रेंड के साथ पार्टी करने जा रही है। देंग जुआन ने अपनी फ्रेंड को नहीं बताया था कि वह जोई से शादी कर चुकी है। अब टॉम एंड जेरी की तरह पूरा बचपन लड़ने के बाद भला वो अचानक से कैसे कह सकती थी कि वो अपने ही दुश्मन से शादी कर रही है। दैट्स वाई उसने नहीं बताया था। लेकिन उसका जो लड़का फ्रेंड था वो ये देख लेता है कि उसकी फ्रेंड ने मेल मॉडल्स बुक किए और ये वीडियो बना के जोई को भेज देता है। जोई उस समय अपनी कंपनी के लिए मीटिंग कर रहा था। वैसे तो वह सब पर गुस्सा निकाल रहा था, लेकिन जैसे वह देखता है कि देंग जुआन ने असल में मेल मॉडल्स बुक किए हैं तो वो थोड़ा और गुस्सा करते हुए उस क्लब के लिए निकल जाता है। वहीं क्लब में देंग जुआन ने कुछ मेल मॉडल्स बुक किए थे, लेकिन वो उनके साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं कर रही थी। उन सबको आगे स्टडीज़ में जो कुछ भी करना था वो उनके लिए उन्हें पैसे दे रही थी। किसी को मैकेनिक बनना था तो किसी को कंप्यूटर का कोर्स करना था। उसकी फ्रेंड यहाँ पर आती है और कहती है चलो मस्ती करते हैं, लेकिन तभी जोई यहाँ पर आ जाता है और वह देंग जुआन को वहाँ से लेकर के जाता है। देंग जुआन का लड़का फ्रेंड उसकी लड़की फ्रेंड को रोक रहा था। वो उन दोनों को जाने दो ऐसा बोलता है। कार में जोई देंग जुआन को लेकर के जा रहा था तो देंग जुआन उसे कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, घर पर मेरा हस्बैंड मेरा इंतज़ार कर रहा है और वो मुझे बहुत ही पैसे देता है, तो मैं उसी के पास जाने वाली हूँ, तुम्हारे पास मैं नहीं रहने वाली। जोई यहाँ पर इस तरीके से देंग जुआन को ज़बरदस्ती घर लेकर के जाता है। बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी वो घर की मेड को हैंगओवर सूप बनाने के लिए बोलता है। देंग जुआन नोटिस कर पा रही थी कि अरे ये तो उसका हस्बैंड जोई है। वो यहाँ पर गलती से उसके ऊपर वोमिटिंग कर देती है। थोड़ी देर बाद बेचारा जोई भी नहा करके आता है। यहाँ पर वो इस तरीके से देंग जुआन को देख करके उस पर गुस्सा करने की एक्टिंग कर रहा था। देंग जुआन उससे माफ़ी मांगते हुए कहती है कि ठीक है वो दोबारा कभी मेल मॉडल्स बुक नहीं करेगी, इस बार वो उसे माफ़ कर दे और उसका ये बिजनेस कार्ड नहीं बंद करे। दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे थे। घर की मेड यहाँ पर आती है और वो उनके लिए हैंगओवर सूप ले करके आई हुई थी। जब वो सो जाती है तब जो ई वहाँ पर आता है। फ्लैशबैक में वो याद कर रहा था उसके ग्रैंडफादर के गुजरने के बाद देंग जुआन ने उसे संभाला था। हालांकि दोनों बचपन से पड़ोसी हुआ करते थे, लेकिन देंग जुआन ने बहुत बार उसका हेल्प किया था। इसी वजह से जोई को उससे प्यार हो गया था। अगली सुबह जब वो जगती है तो देखती है कि जोई ई नहीं है, लेकिन उसने अपनी कार की चाबी देंग जुआन को दी है मस्ती करने के लिए, लेकिन उसे अपने लिमिटेशंस पता होने चाहिए। वो देंग जुआन की महंगी लिमिटेड कार लेकर के निकलती है। तभी ये चीज़ जीजी देख लेती है। उसे इस बात से बहुत गुस्सा आता है कि देंग जुआन जोई को कार को कैसे ड्राइव कर सकती है और उसका एक्सीडेंट करने के लिए उसके पीछे जाती है। दोनों के कार में टक्कर होता है। ये बात जोई को पता चल जाता है। हालांकि जीजी को चोट ज़्यादा लगा था। वो मज़े में वहाँ से निकलती है
कि अब तो जोई देंग जुआन को नहीं छोड़ने वाला है। जोई यहाँ पर आता है, जीजी उससे बात करने के लिए जाती है। वो अपने सेक्रेटरी को सिचुएशन हैंडल करने के लिए बोलता है। जीजी से पनिशमेंट तो उसे मिलेगी ही, क्योंकि उसने उसकी कार को टक्कर जो मारी है। वो देंग जुआन को देखने के लिए जाता है। देंग जुआन के पैर में स्क्रैच लगा था, तो वो उसे अपनी कार में लेकर के जाता है। अब देंग जुआन को लग रहा था कि कहीं जोई उसे पनिशमेंट ना दे, क्योंकि उसने उसके लिमिटेड कार को एक्सीडेंट किया है, तो वो डर रही थी। जोई रास्ते में उससे ज़्यादा कुछ बात नहीं करता है और वो उसे सीधे हॉस्पिटल लेकर के जाता है। वहाँ पर वो सबको बता देता है कि असल में देंग जुआन उसकी वाइफ है, इसका एक्स्ट्रा केयर करने के लिए। डॉक्टर्स उसके चोट पर वहाँ पर पट्टी करते हैं। सबको दिख रहा था जोई देंग जुआन से कितना प्यार करता है। देंग जुआन उसे सॉरी बोलती है, उसने उसकी कार का एक्सीडेंट कर दिया। जोई उसे कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारी सेफ्टी ज़्यादा मैटर करती है, दोबारा ऐसी गलती मत करना। एक पल को तो जोई को भी लगने लगा था, देंग जुआन को भी लगने लगा था कि जोई उसे सच में प्यार करता है। वो वहाँ से निकलती है, जोई उसके पीछे पीछे जाता है। दोनों अब भी बच्चों की तरह ही लड़ रहे थे। तभी देंग जुआन की फ्रेंड आने लगती है, तो वो जोई को जल्दी से छुपा देती है। अभी उसने अपने रिलेशनशिप के बारे में अपने फ्रेंड को नहीं बताया था, तो वो उसे सामने नहीं आने देती है। देंग जुआन की फ्रेंड उसे वहाँ से लेकर के जाती है। इधर जोई अपने सेक्रेटरी से कहता है जीजी को अच्छे से सबक सिखाना, ताकि वो दोबारा उन्हें परेशान करने के लिए ना आए। आफ्टर दैट वो लोग घर पहुँचते हैं, जहाँ पर कि जोई के मॉम डैड ने देंग जुआन को भी घर बुलाया था। जोई देंग जुआन को लेकर के जाता है। पेरेंट के सामने तो उन्हें लवी डबी हो करके बिहेव करना ही था। उनके पेरेंट को तो भरोसा ही नहीं होता है कि शादी के 2 महीने के अंदर ही वो दोनों इतने क्यूट कपल कैसे बन गए। आज तक तो वो दोनों लड़ते ही रहते थे। घर के अंदर जाने पर देंग जुआन यहाँ पर जोई के साथ अच्छे से बिहेवियर कर रही थी और उसकी फैमिली भी देंग जुआन से अच्छे से बिहेव कर रहे थे। मतलब देंग जुआन के लाइफ में देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। फैमिली के साथ जब वो लोग खाना वाना खाने के लिए बैठते हैं, तब इस चक्कर में देंग जुआन थोड़ी ज़्यादा ही ड्रंक हो जाती है। जो देंग जुआन को कमरे में लेकर के जाता है, उसके पेरेंट को काफ़ी फिक्र हो रही थी कि देंग जुआन इतना ड्रंक है, जोई उसे संभाल तो लेगा ना। जोई कहता है डोंट वरी मॉम डैड, मुझे आदत है, मैं इसे संभाल लूँगा। वो लोग अपने कमरे में चले जाते हैं। देंग जुआन यहाँ पर जोई को अपने पैर को वॉश करने के लिए बोल रही थी। अब जोई भाई साहब इतना ज़्यादा प्यार करते थे देंग जुआन से कि वो उसके लिए ये भी करने के लिए तैयार थे। देंग जुआन जोई से पूछती है कि क्या वो उससे सच में प्यार करता है, जो उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है। जोई उसके नशे का फ़ायदा उठाते हुए कहता है कि हाँ, वो उससे सच में प्यार करता है, तभी तो वो उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है। उसे पता था देंग जुआन को कैसे किस करना है, इसी वजह से वो उसे अपने सारे कार्ड्स दे देता है। वहीं दूसरी तरफ जोई अपने फादर से बात कर रहा था। उसके फादर से कहते हैं मुझे पता है कि तुम पिछले 15 सालों से देंग जुआन से प्यार करते हो, लेकिन उसने कभी तुम्हें भाव नहीं दिया। आखिरकार इन 2 महीनों में ऐसा क्या हुआ। जोई कहता है डैड, मैं इतना ज़्यादा टैलेंटेड हूँ कि जो देंग जुआन को उससे प्यार हो गया। आफ्टर दैट वो कमरे में जाता है और हमें कहानी का पहला सीन दिखाया जाता है, जहाँ देंग जुआन सो रही थी और जोई उसके पास जाता है और प्यार से बस उसे किस कर लेता है। अगली मॉर्निंग देंग जुआन जोई के पैसे से मस्त शॉपिंग करने के लिए गई हुई थी। ज्वेलरी शॉप पर वो ज्वेलरी डिज़ाइंस पसंद कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक और बंदा यान नाम का आ जाता है, जो कि कॉलेज टाइम से देंग जुआन के पीछे पड़ा हुआ था। वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे प्यार करते हो, फैमिली की वजह से तुम्हें जोई से शादी करनी पड़ी थी। जोई वहाँ से गुजर रहा था और उनकी बातों को सुन रहा था। देंग जुआन कहती है गलत फहमी की भी हद होती है, मतलब तुम्हें किस एंगल से लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वो देंग जुआन के लिए ज्वेलरी बाई करना चाह रहा था। वो कह देती है कि उसने जोई से शादी कर लिया है। यान हंसने लगता है क्योंकि उसे भी पता था कि दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, शादी भला कैसे कर सकते हैं। तभी जोई यहाँ पर आता है और वो देंग जुआन को किस करते हुए इस बात का प्रूफ देता है कि वो दोनों असल में शादीशुदा है। अभी यान का यहाँ पर मुंह ही बन जाता है और वो यहाँ से चले जाता है। देंग जुआन खुश थी, उसने जो यान को सबक सिखाया था। लेकिन तभी वहाँ पर वापस से देंग जुआन की फ्रेंड आने लगती है, तो वो जोई को छुपा देती है, क्योंकि उसकी फ्रेंड को उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में अब तक नहीं पता था। उसकी फ्रेंड को डाउट था कि कहीं देंग जुआन किसी को डेट तो नहीं कर रही है, लेकिन वो अपने आसपास जोई को तो फटकने भी नहीं देती है।
शाम में जब देंगजॉन अपने फैमिली के घर जाती है तो उसके पेरेंट्स उसे समझाते हैं, जो ही इतने मेहनत करता है पैसे कमाने के लिए और तुम बस उसके पैसे उड़ाती हो, थोड़ा तो शर्म कर लो और थोड़ा तो कम से कम तुम भी मेहनत कर लो। अब देंगजॉन को थोड़ी बहुत ज्वेलरी डिज़ाइन आती थी। जब उसके फादर ने उसे इस तरीके से बोला तो उसे ये बात उसके सेल्फ रिस्पेक्ट पर लग जाती है और वो भी आने वाले ज्वेलरी डिज़ाइन के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मान जाती है। हालांकि उसके पेरेंट जानबूझ करके देंगजॉन को यहाँ पर ऐसे चैलेंज कर रहे थे ताकि वो भी थोड़ा खुद में प्रोडक्टिव बने। इधर जोई को पता चलता है कि देंगजॉन ने ज्वेलरी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। रात में जब वो घर जाता है तो देखता है कि देंगजॉन बेचारी डिज़ाइंस बनाते बनाते ही हॉल में सो गई है। तो वो देंगजॉन को उठा करके कमरे में लेकर के जाता है। वो देख पा रहा था कि देंगजॉन असल में कितनी मेहनत कर रही है, तो वो इनडायरेक्टली उसका सपोर्ट करने का डिसाइड करता है। इधर अगली सुबह देंगजॉन सोच रही थी कि उसे खुद को प्रूव करना होगा, ये कंपटीशन उसे कैसे भी जीतना होगा ताकि यहाँ पर वो असल में खुद के टैलेंट को प्रूव कर सके। वो डिज़ाइंस पर डिज़ाइंस बना रही थी, पार्टिसिपेट भी करती है और वो प्री राउंड पास कर जाती है। तभी उसके दोस्त से क्लास रियूनियन में बुलाते हैं। देंगजॉन वहाँ पर जाती है। जो जीजी थी देंगजॉन के इंसल्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी कि किस तरीके से वो जोई के पीछे पड़ी रहती है। खुद में कोई टैलेंट तो है नहीं और उसे लगता है कि जोई भी आज ही तो कल उससे प्यार करेगा। हालांकि देंगजॉन इस पॉइंट पर उसे कुछ भी नहीं बोलती है, बस जाने दे देती है क्योंकि वो तो जानती थी ना कि वो जोई से मैरिड है, तो फिर क्या ही फ़ायदा था उसे जवाब देने का। लेकिन अब और ज़्यादा उसके लिए ये बात ही इम्पॉर्टेंट हो गई थी, खुद को प्रूव करना कि वो असल में टैलेंटेड है और जोई के लायक है। जब वो वहाँ से निकलती है तो ज्वेलरी डिज़ाइन के कंपटीशन में जो जोई ने उसका हेल्प किया था इस बारे में देंगजॉन को पता चल जाता है। उसने काफ़ी फेमस ट्यूटर भी हायर कर दिया था जो कि ज्वेलरी डिज़ाइनिंग के बारे में देंगजॉन को काफ़ी आइडियाज़ दे रही थी। देंगजॉन ये बातें देख करके बहुत ही खुश हो जाती है और इस वजह से ये कंपटीशन जीतना उसके लिए काफ़ी आसान होने वाला था। जोई उसका इतना हेल्प कर रहा था, अब उसे इस बातों का भरोसा होने लगता है कि जोई ने झूठ नहीं कहा था। असल में वो उससे प्यार तो करता है, लेकिन देंगजॉन उससे प्यार करती है या नहीं उसे अब तक इस फीलिंग का एहसास ही नहीं था। हालांकि इसके बाद वो जोई के साथ एक नॉर्मल रिलेशनशिप में रहने के लिए तैयार हो जाती है। वो देख रही थी ना जोई उसका इतना केयर कर रहा है, पैसे वाला है, उसकी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर देता है, और वाला क्या ही चाहिए। अगर वो जोई के साथ रहती है तो उसे कोई लॉस नहीं होने वाला है, वो मस्ती में अपनी ज़िंदगी जिएगी और ऊपर से जोई इतना हैंडसम भी तो है। नेक्स्ट डे जब देंगजॉन अपनी फ्रेंड से मिलती है तो वो उसे कहती है शायद हमें ना ये मेल मॉडल वाला कांड अब बंद कर देना चाहिए, मैं भी अपने लाइफ में सेटल होना चाहती हूँ। देंगजॉन खुश थी उसकी ये बात सुन करके क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो भी जोई के लिए फील रखने लगी थी। इधर हम लोग देखते हैं कि जोई के बर्थडे पार्टी में यहाँ पर सबको इनवाइट किया गया था। देंगजॉन भी वहाँ पर पहुँचती है अपनी फ्रेंड को लेकर के। एक लड़की थी जो कि जोई के खुद को बहुत ही ज़्यादा क्लोज दिखा रही थी और ये देख करके देंगजॉन को उससे जेलसी होने लगता है, लेकिन वो सिर्फ जोई की फ्रेंड थी और कुछ भी नहीं। देंगजॉन को जेलसी होने लगता है कि कहीं वो उसे पसंद तो नहीं करता है। इसके बारे में रूमर भी तो था कि जोई की कोई वाइट मून लाइट थी, दैट्स वाई वो यहाँ पर इस तरीके से उस पर डाउट करने लगती है। पार्टी वार्टी से वो बाहर निकलती है तो जोई उसके पीछे पीछे जाता है। तभी उसकी फ्रेंड आने लगती है तो वो जल्दी से उसे लेकर के छुप जाती है और गुस्सा करने लगती है कि वो उसके पीछे क्यों आया। जोई मौके का फ़ायदा उठाते हुए देंगजॉन को इस तरीके से किस कर लेता है। जब वो लोग घर जाते हैं तो जोई के बर्थडे गिफ्ट के तौर पर देंगजॉन जोई के साथ नाइट स्पेंड कर दिए। उसने सब कुछ कैलकुलेट कर ही लिया था, वो इतना हैंडसम है, इतना अमीर है, मस्त मस्त है। लेकिन अगली सुबह वो थोड़ा सा ही फील कर रही थी जोई के अराउंड, और अभी उसे ये चीज़ें भी क्लियर नहीं हुई थी कि उस लड़की का जोई से क्या रिलेशन है। दैट्स वाई वो जोई से जेलसी फील कर रही थी। जोई इन चीज़ों को नोटिस कर पाता है, लेकिन देंगजॉन जो है इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि असल में उसे जेलसी हो रहा है।
अगले दिन जोई और देंग जुआन सारे प्लान करते हैं अपने दोस्तों के बीच जा कर के ट्रैकिंग करने का। जोई अपना ऑफिस का काम छोड़ करके देंग जुआन के साथ उस ट्रैकिंग पर जाता है, ये सोचते हुए कि शायद ये सारे काम करने से उसके और जोई के रिलेशनशिप थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अब यहाँ पर देंग जुआन ने किसी को बताया नहीं था उसके और जोई के रिलेशनशिप के बारे में, दैट्स वाई वो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रख रही थी। उस ट्रिप पे यहाँ पे ना जाने कहाँ से यान भी आया हुआ था। हालांकि देंग जुआन उसे पीछे ही छुड़ाना चाह रही थी, लेकिन वो तो उसके पीछे ही पड़ा हुआ था। और यहाँ पर जीजी भी बेशर्मों की तरह आई हुई थी, लेकिन देंग जुआन का पूरा फोकस जोई पर था। वो उस लड़की को भी देख के जेलस हो रही थी जो कि जोई की फ्रेंड थी और यहाँ आई हुई थी। जो जोई था वो देंग जुआन पर पूरा फोकस कर रहा था। अभी उनकी ये पार्टी मस्ती में चल ही रही थी कि तभी यहाँ पर थोड़ा सा देंगजुन के सामने हीरो बनने के लिए उसने गुंडों को बुक किया था, ताकि वो गुंडे यहाँ पर देंगजुन पर अटैक करेंगे और उन्हें बचाने के बाद हीरो बन जाए। लेकिन वो गुंडे यहाँ पर आते हैं और उनके बीच लड़ाई झगड़े कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। जो यहाँ पर देंगजुआन को बचाने के लिए आता है और इस चक्कर में वो काफ़ी इंजर्ड हो जाता है। देंगजुआन ये देख करके बहुत ही घबरा जाती है। उसने पहली बार जोई के लिए थोड़ा अलग फील किया था। वो यहाँ पर जोई को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेके जाती है, जहाँ पर कि जोई अब भी बेहोश ही था। उसका सेक्रेटरी जोई का वो सीक्रेट बॉक्स ला करके देंग जुआन को देता है और उसे खोलने के लिए बोलता है। जब देंग जुआन उन्हें ओपन करती है तो वो देखती है असल में जोई उससे प्यार करता है। ये लड़ना झगड़ना उसका प्यार जताने का तरीका था। बचपन से लेकर के आज तक तो वो देंग जुआन से प्यार ही करता है, उसे इस बात का एहसास होता है। तो वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुँचती है। वो जोई से कहती है कि अगर उसे होश आ गया ना तो वो उससे कभी नहीं लड़ेगी और हमेशा आराम से उसके साथ एक नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन करके रहेगी। जोई को ये बात सुन करके होश आ जाता है। वो सोचता है कि चलो कम से कम मैं देंगजुआन की वजह से इंसर्ट हुआ तो ये वेस्ट नहीं किया। उसे सच में अपनी फीलिंग का एहसास हो गया है। देंगजुआन उसे बताती है कि उसे पता चल गया है कि जोई बचपन से लेकर के आज तक उससे प्यार करता है। वो अपने दोस्तों को बोलता है जाकर के थोड़ा यान को सबक सिखाना। तो वो लोग यान को पकड़ते हैं और धो डालते हैं। यान हालांकि ये बात एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था कि उसने गुंडे हायर किए थे, लेकिन लिटरली जब वो उन्हें पीटता है तब जाकर के वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। इधर देंगजुआन और जोई दोनों के मॉम डैड उन दोनों को इतना क्लोज देख करके खुश हो रहे थे। फाइनली उन्हें एहसास होता है कि अब जा कर के उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ है। वो दोनों काफ़ी खुश थे एक दूसरे के लिए। कहानी के एंडिंग में देंगजुआन ने वो कंपटीशन जीता था, उसे अवार्ड वगैरह दिए जा रहे थे। वो पब्लिकली एक्सेप्ट करती है कि जोई उसका हस्बैंड है। जोई स्टेज पर जाता है और उन दोनों के हैप्पी सीन के साथ हमारी ये कहानी भी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग। इस खूबसूरत और रोमांटिक ड्रामा की शुरुआत में हम लोग मेन कपल को देखते हैं। फीमेल लीड देंग जुआन बेड पर सो रही थी। जो ई उसका हस्बैंड आता है उसका केयर करने के लिए। वो हमसे कहता है पूरी दुनिया को पता है कि हम दोनों एनिमी हैं, लेकिन ये सिर्फ मुझे पता है कि पिछले 15 सालों से मेरा क्रश है देंग जुआन पर। इसी वजह से मैं उसे अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। इसके बाद कहानी कुछ दिन पहले जाती है, जहाँ पर कि एक मॉर्निंग देंग जुआन की नींद खुलती है। वो देखती है एक मिनट, कल उसने मेल मॉडल बुक किए थे। उस मेल मॉडल की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो मुझे किडनैप कर रहा है। उसने लिटरली मेरे हाथ बंधे हुए हैं। तभी सामने जो एक कमरे में एंट्री लेता है। देंग जुआन उसे देख करके सोचती है शायद मुझे कुछ ज़्यादा ही चढ़ गया है। ये मेरा एनिमी जो ई यहाँ क्या कर रहा है। जो ये उसे गालों पर पिंच करके उसे जगाता है। देंग जुआन को जब होश आता है एक मिनट, वो कुछ सपना नहीं देख रही है, वो तो सच में जो ई है। तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है। आखिरकार वो उसके कमरे में क्या कर रहा है और उसने उसे इस तरीके से क्यों बांध करके रखा हुआ है। उसने उसके साथ कल रात क्या किया, क्या उसने उसका फ़ायदा उठाया। जो ई फ्लैशबैक में देंग जुआन को याद दिलाता है।
फ़ायदा देंग जुआन ने उठाया है, ना कि जोई ने। देंग जुआन बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी और जोई उसे संभालते हुए होटल के कमरे में लेके आया था, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि नशे की हालत में देंग जुआन कुछ गलती कर बैठे। लेकिन देंग जुआन यहाँ पर जोई को एक खूबसूरत मेल मॉडल समझ करके उसे बाइट कर लेती है। पूरी रात उसने जोई को जगाए रखा था। उन्हीं चीज़ों को दिखाते हुए यहाँ पर जोई देंग जुआन को कह रहा था, अब तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है। कल रात मेरा फर्स्ट नाइट था। अब तुमने जब मेरा फ़ायदा उठाया है तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगा। देंग जुआन उसे कहती है, ड्रामा मत करो, मेरा भी फर्स्ट नाइट था और हम दोनों एडल्ट हैं। इस छोटी सी बात को लेकर के शादी भला कौन ही करने वाला है। जोई कहता है, तुम्हें तो मुझसे शादी करनी पड़ेगी, वरना मैं जाकर के पेरेंट को बता दूंगा किस तरीके से कल पूरी रात तुमने मुझे जगा करके रखा हुआ था। देंग जुआन उससे शादी ना करने का बहाना करते हुए जोई को लेकर के कमरे से बाहर निकल रही थी। तभी वहाँ पर जोई के मॉम डैड आ जाते हैं। वो उन दोनों को साथ में देख करके काफ़ी खुश हो जाते हैं। असल में जोई ने देंग जुआन को अपने घर लेकर के वो गया हुआ था। थोड़ी ही देर में देंग जुआन के पेरेंट को भी बुलाया जाता है। वो दोनों ही अमीर थे और उन दोनों के पेरेंट को उन दोनों के रिश्ते जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। देंग जुआन